5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। टीवी स्क्रीन पर शपथ समारोह के जश्न है, हार की सफाइयां है, सीटों के ग्राफ है, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा आंकड़ा भी है जो शोर नहीं करता मगर बहुत कुछ कह जाता है। यह आंकड़ा है मुस्लिम विधायकों की संख्या का। कहीं ये संख्या बढ़ रही है तो कहीं घट रही है और कहीं पूरी राजनीति उसी के सहारे खड़ी दिखाई दे रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन जीता, बल्कि सवाल ये भी है कि किसकी आवाज़ विधानसभा तक पहुंची और किसकी कम होती चली गई। क्या देश की राजनीति में प्रतिनिधित्व का संतुलन अब बदल रहा है? क्या चुनाव अब सिर्फ सत्ता बदलने का खेल नहीं रहे, बल्कि समाज की नई तस्वीर भी बना रहे? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ काजी शफाउल हक और आप देख रहे हैं हमारा एशिया। दरअसल पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के चुनावी नतीजों के बाद एक पैटर्न उभरकर सामने आया है। एक ऐसा पैटर्न जिसे शायद टीवी डिबेट्स में ज़्यादा जगह न मिले, लेकिन राजनीति को समझने वाले लोग उसे ध्यान से देख रहे हैं। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। 294 सीटों वाले बंगाल में इस बार सत्ता पूरी तरह से बदल गई। बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर ममता बनर्जी के 15 साल पुराने किले को ढहा दिया। टीएमसी 81 सीटों पर सिमट गई, लेकिन इस बड़े राजनीतिक भूकंप के बीच एक और बदलाव हुआ। मुस्लिम विधायकों की संख्या 42 से घटकर 37 रह गई। अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। टीएमसी के 81 विधायकों में से 31 मुस्लिम विधायक हैं। वहीं कांग्रेस से 2, सीपीआईएम से 1, ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट से 1 और बाकी दूसरे दलों से। लेकिन सबसे अहम बात क्या है? बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा, फिर भी उसने कई मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत दर्ज कर ली। यानी बंगाल की राजनीति अब सिर्फ पहचान की राजनीति नहीं रही, वोटर का व्यवहार बदल रहा है और शायद राजनीतिक दलों की रणनीति भी बदल रही। जाहिर सी बात है, कुछ उम्मीदवारों के टकराव से मुस्लिम बहुल इलाकों में ये जीत बीजेपी को मिली है। अब आइए असम चलते हैं। 126 सीटों वाले असम में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की। 102 सीटें यानी लगभग एक तरफा जीत। लेकिन यहाँ जो आंकड़ा सामने आया वो और दिलचस्प है। 22 मुस्लिम विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे, इनमें से 18 कांग्रेस पार्टी के हैं। अब जरा इसे समझिए। कांग्रेस ने कुल 19 सीटें जीती और उनमें से 18 मुस्लिम विधायक हैं। यानी कांग्रेस का पूरा राजनीतिक अस्तित्व लगभग मुस्लिम उम्मीदवारों के सहारे बच पाया। 79 नॉन मुस्लिम उम्मीदवारों में से सिर्फ एक जीत सका, जबकि 20 मुस्लिम उम्मीदवारों में से 18 जीत गए। 90% स्ट्राइक रेट्स। ये सिर्फ चुनावी डेटा नहीं है, ये बताता है कि असम में कांग्रेस की सामाजिक पकड़ अब किन इलाकों और किन वर्गों तक सीमित रह चुकी है। अब बात केरल की, जहां तस्वीर बिल्कुल उल्टी दिखाई देती है। 140 सीटों वाले केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ ने 10 साल बाद सत्ता में वापसी की और यहाँ मुस्लिम विधायकों की संख्या बढ़कर 35 हो गई, जो पिछले चुनाव से 3 ज़्यादा है। इनमें आईयूएमएल के 22 विधायक हैं और कांग्रेस के 8। यानी केरल में मुस्लिम प्रतिनिधित्व सिर्फ मौजूद नहीं है, बल्कि संगठित और स्थिर भी दिखाई देता है। ये वहाँ की सामाजिक संरचना और गठबंधन राजनीति दोनों को दिखाता है। अब तमिलनाडु को देखते हैं, जहां अभिनेता विजय थलापति की पार्टी टीवीके ने पहली बार सत्ता हासिल करके सबको चौंका दिया। यहां 9 मुस्लिम विधायक चुने गए हैं, जो पिछले चुनाव से 2 ज़्यादा है। 3 टीवीके से है, 3 डीएमके से और 2 आईयूएमएलसी से और 1 कांग्रेस। और अगर पुडुचेरी को भी जोड़ दे तो यहाँ 1 मुस्लिम विधायक जीता है। अब इन 5 राज्यों को एक साथ रखकर देखिए, कुल 103 मुस्लिम विधायक चुने गए हैं। बंगाल से 37, केरल से 35, असम से 22, तमिलनाडु से 9, पुडुचेरी से 1। लेकिन कहानी सिर्फ इन नंबरों की नहीं, कहानी उस राजनीति की है जो इन नंबरों के पीछे बदल रही है। बंगाल में मुस्लिम प्रतिनिधित्व घटा है और बीजेपी बिना एक भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारे सत्ता में आ गई। असम में कांग्रेस की जीत लगभग पूरी तरह मुस्लिम उम्मीदवारों पर टिक गई। केरल और तमिलनाडु में प्रतिनिधित्व बढ़ा, यानी वहाँ की राजनीति अब भी संगठित और सामाजिक संतुलन पर टिकी हुई है। और इसी बीच एक और आंकड़ा याद रखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में संसद तक पहुंचने वाले मुस्लिम सांसदों की संख्या सिर्फ करीब 4.4% रही,
यानी राष्ट्रीय राजनीति में नुमाइंदगी लगातार कम होती दिख रही है और ऐसे में राज्यों की विधानसभा ही वो जगह बनती जा रही है जहां से किसी समुदाय की राजनीतिक मौजूदगी बची रह सकती है। इसलिए ये सिर्फ चुनावी विश्लेषण नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र की बदलती हुई तस्वीर है, जहां सवाल सिर्फ बहुमत का नहीं, प्रतिनिधित्व का भी है, जहां मुद्दा सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, बल्कि ये भी है कि सत्ता के गलियारों में कौन दिखाई दे रहा है और कौन धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ चुनावी संयोग है या आने वाले समय की नई राजनीतिक दिशा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए।